20 साल का हूँ और 25-30 साल की उम्र में जो एक्सपोजर जो ये IAS या फिर UPSC प्रोवाइड करता वो बाकियों के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। लोगों के अंदर वो जुनून होना चाहिए और रीजनिंग होनी चाहिए कि उनको ये चीज़ क्यों करनी है। परीक्षा ऐसी है कि आपको 7 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन पूरा लिखना है। कैलकुलेटर स्टडी का कोई मतलब नहीं है। आखिरी दिन कुछ भी खराब हो सकता है, कुछ भी बेटर हो सकता है। और ये UPSC की जर्नी की बात की है तो ये जर्नी पूरी उतार चढ़ाव वाली थी। एक्सपीरियंस इज द एल्डर ब्रदर ऑफ नॉलेज। ज्ञान का बड़ा भाई होता है अनुभव, और उनके पास जीवन के अनुभव जो है वो बहुत गहरे हैं। 45th रैंक JEE एडवांस OBC में लेने के बाद आज IAS में भी वो बच्चा सेलेक्ट हो गया। पूरे भारत की यदि सबसे किसी की ड्रीम एग्जाम होती है, ट्रिपल I जिनको बोलते हैं, एक IAS है, एक IIT और एक IIM होता है। जी बिल्कुल। तो IIM बाकी बचा, बाकी 2 आपने क्रैक कर लिए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में। और आप देख रहे होंगे कि मेरे दोनों तरफ साफे पहने हुए कुछ लोग बैठे हैं। सामान्यतः ऐसे दृश्य जीवन में जब देखने का अवसर आता है तो वो गर्व के पल होते हैं। आज हमारा एक बच्चा जिसने हमारे यहाँ से हमारे आंगन में पढ़ करके IIT में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, OBC में ऑल इंडिया 45th जिसकी JEE एडवांस में रैंक रही, वहां से वो दिल्ली IIT पहुंचा। दिल्ली IIT से अपनी इंजीनियरिंग को क्लियर करने के बाद में सपना देखा कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनूं, और आज ये अवसर हम सब के जीवन में है कि वो बच्चा भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बना। सामान्यतः बहुत बार मैं कहता हूं और आज फिर इस बात को दोहराता हूं कि आपकी सफलता पर 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो जीवन में सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, एक आपके माता पिता और एक आपके गुरुजन। क्योंकि हम सदैव चाहते हैं कि हमारी जड़ों से हमारी शाखें बड़ी हों, वो ज्यादा बड़ी बने, वो ज्यादा समृद्ध बने, तो हम सबके जीवन में एक संतोष का भाव आता है, गर्व का भाव आता है। बाईं ओर मेरे हिमांशु रेवाड़ बैठा है। ये हिमांशु जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है। हमारे लिए बिल्कुल हमारा बच्चा है क्योंकि हमारे पास इसने अध्ययन किया है। पर सबसे बड़े बधाई के पात्र यदि कोई है तो वो हिमांशु के बाईं ओर बैठी हुई हिमांशु की माता जी हैं। आप सरोज जी हैं और आपके ही गोद में खेलकर इस बच्चे ने अपने जीवन के संस्कार प्राप्त किए, अपने जीवन में सफलताओं को कैसे पाना है इसका मार्ग इसने प्रशस्त किया, और आज गर्वित माता पिता के रूप में आप हमारे सबके मध्य बैठी है। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और उनके बाईं ओर बैठे हैं बीरबल जी। पिता की भूमिका थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि पिता को कठोर भी होना होता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है पर उतनी व्यक्त नहीं कर पाते हम लोग। पर आज मुझे लगता है कि अवसर है कि बीरबल जी इस प्रसन्नता को बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हैं। और हमारे एक ऐसे पेरेंट्स हैं जो लंबे समय से 2016 में हिमांशु है वो पास आउट हुआ था, लेकिन 16 से लेकर आज 24 तक की यात्रा में हमें कभी नहीं लगा कि बीरबल जी का आज भी कोई बच्चा वहां नहीं पढ़ रहा है। जब भी हमें काम होता है तो हम बीरबल जी से बात करते हैं, और हमारे बिल्कुल एक संरक्षक के नाते बीरबल जी हैं, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। बीरबल जी के बिल्कुल बाईं ओर नरेंद्र जी बैठे हैं, जूनियरों के एक बड़े शिक्षण संस्थान के निदेशक हैं। और मजे की बात यह है कि अपने स्कूली जीवन में बच्चे कैसे बेहतर करें उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर हिमांशु के मामा जी बैठे हैं, बड़े मामा जी हैं, छोटे मामा जी हैं, मामी जी हैं, मतलब पूरा परिवार बैठा है, आस पड़ोस के लोग सब बैठे हुए हैं। और खुशी का ऐसा अवसर होता है तो सब लोग हम इकट्ठे होते भी हैं। आज हम बात करेंगे, जानेंगे इस जो हिमांशु के जीवन के अनुभव है उनके बारे में भी, माता पिता से भी जानेंगे। सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा वो माता जी से पूछूंगा। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे तो महिलाओं की एक स्थिति और है, आप तो स्वयं सरकारी सेवा में हैं, आप अध्यापिका हैं, बीरबल जी स्वयं अध्यापक है। हमारे यहाँ तो अध्यापिका नहीं भी होता तो मान लीजिए यदि व्यक्ति जो है वो यदि अध्यापक है तो हमारे मास्टर जी रहे, मास्टरनी जी, और खास करके जब बच्चे अच्छा कर लेते हैं तो फिर माँ के साथ में वो डिग्री जुड़ जाती है। मुझे लगता है कि आज हिमांशु नहीं, आज आप भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनी है, क्योंकि आपका बच्चा यदि वहां बैठता है तो गर्व की बात है। अब तक आपने भी जीवन में अच्छी सफलताएं पाई है, पर इस सफलता पर आपको कैसा लग रहा है? ये जीवन की सबसे बड़ी सफलता है जी, और इस सफलता को प्राप्त करके जीवन में बहुत बड़ी खुशी हुई। सही बात है, हमें लगता है जीवन सफल हो गया। हाँ, बहुत सफल हो गए। मतलब हमारे जीवन की सफलता बच्चों से तय होती है और वो सफल हो गए। हिमांशु का बचपन कैसे क्या रहा, कहाँ इसने पढ़ाई करी, आपको कैसे, क्या आपके अनुभव है इसके बचपन को लेकर के? हिमांशु शुरू से है ना राजस्थान स्कूल में पढ़ा जी, और ये छोटा सा था तो बहुत नटखट था जी। अब जब ये 8-9 महीने का था ना तो सब बच्चे यूं चलते हैं, हाँ। लेकिन ये पेट के बल चल के यूं बड़ा एक्टिव था, ये बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो ये 1 साल यहाँ भिखाजी स्कूल में भी पढ़ा, छोटा था तो भेज नहीं पाते जी, लेकिन ये बचपन में बड़ा एक्टिव था, खेलने में, कूदने में और हर चीज में थोड़ा सा ये एक्टिव था। ठीक है, कि जितना टाइम खेलना उतना टाइम खेलता ही, जितना टाइम पढ़ना पढ़ता। जी। दिन के अंदर ये कभी नहीं सोता, हम तीनों सो जाते, लेकिन ये तो
यूं घूमता रहता, कोई चीजें करता रहता कि भाई कुछ न कुछ, कोई तार जोड़ लिए, कोई और कोई बैटरी बना ली। मतलब इंजीनियरिंग के जो लक्षण थे वो बचपन से थे। एक बार तो छोटा था ये, तो चौथी क्लास में इनको सिखाया कि भाई स्टेथोस्कोप है। हाँ। तो कोई गत्ते का बना लिया और वो गैस की पाइपलाइन लगा ली जी। और वो धड़कन सुना था मम्मी। अच्छा, धड़कन सुनती वास्तव में धड़कन सुनी जी। फिर एक बार क्या है कि उसने कोई ये सेल जोड़ के और छोटा सा बल्ब है ना वो चालू कर दिया। अच्छा। एक गत्ते पर हाँ। सेल और कोई तार जोड़ के और बल्ब को चालू कर दिया। ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटी वो बहुत करता था, इस दिन के अंदर सोता नहीं, बस यही काम था इसका। मतलब हमारे वो कहावत चलती है कि पूत का पग पालन है, भूखा पग पेशाब है। तो बचपन में लग गया था। तो बीरबल जी, इसको इंजीनियर बनाने का निर्णय इसका खुद का था कि आपका था? ये खुद का ही था। खुद का ही था। मेरा डॉक्टर का था। अच्छा। इसका मम्मी का, इसका इंजीनियर की, मतलब इसका जो शुरू से बचपन का जो ध्यान था वो इंजीनियरिंग साइड से था। अच्छा। बेटी डॉक्टर है अपना। अच्छा। डॉक्टर है। ठीक है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या है कि स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाया ना, हाँ। उस टॉपिक को घर आके जो का तो करना। स्टेथोस्कोप पढ़ाया तो एक बड़ा डिब्बा लेके उसके ऊपर वो कुछ लगा के ऐसा करके अपना गैस के पाइप के दोनों मतलब वो लगा के और कान से उसको सुनना। स्टेथोस्कोप से आवाज आती ठीक है। और इसकी मम्मी ने जैसा बताया। फिर एक बार क्या हुआ, जब करीब 7वीं क्लास में था तो हमारे पड़ोस में दिगाली के कोई बच्चे IIT में हुए थे। तो इसने खाना खा रहा था कि मम्मी IIT में क्या करते हैं? तो मैंने कहा कि भाई इसमें वैज्ञानिक बनते हैं और वो नई नई चीजों का आविष्कार करते हैं। ये जैसे अपने मोबाइल है, फोन है, एरोप्लेन, कोई भी चीज है। तो 2-3 दिन बाद में खाना खा था, उसी टाइम में रोने लग गया। तो इस मम्मी ने कहा कि रो क्यों रहे हैं? कि आविष्कार तो सब हो गए, मैं क्या करूंगा फिर आविष्कार तो हो लिया सारे। क्या बनाऊंगा फिर? अच्छा। मतलब क्या बोला 2 दिन मैंने किया कि मुझे क्या करना है। ठीक बात है कि आजकल तो सब चीज बढ़ गई, मैं क्या करूंगा। ठीक बात है। मतलब कि बचपन से इसका इस वो था। अब IIT में तो आप लोगों का मैट्रिक्स का बहुत बड़ा योगदान था जी। हम तो इतना सपना लेके नहीं चले कि 45 रैंक आएगी इसकी। ठीक बात, बहुत बड़ी रैंक के साथ। हाँ, गोरा जी वो जुजू आए हुए थे जी। तो मैंने कहा कि भाई इसका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? हाँ। बोले हम उम्मीद करते हैं कि टॉप 100 में आई हो, टॉप 100 में। अरे वो टॉप 100 की छोड़ो, 10,000 में तो आ जाएगा। फिर थी दिगाल के पास जो है ना, जी। बोले गुरुजी आप कैसे बात करते हो? सही बात है। उनको पूरा यकीन था, बिल्कुल ठीक। बुर्डक साहब उनको पूरा वो था कि भाई ये अच्छा करेगा। बिल्कुल सही बात है। वही हुआ जो उन्होंने सोचा। सही बात। कोचिंग का भी बहुत उसके बाद बहुत ज्यादा जो IIT में हुआ तो मेरा सपना एक और अटक गया कि भाई IAS मैंने IAS की बात रखी कि अब मेरे को कुछ नहीं, जो मिलना था मिल गया और मैं इसी क्षेत्र में प्रोग्रेस करूंगा। तो मेरा तो थोड़ा ध्यान उधर ही था। फिर मैंने इसकी मम्मी ने समर्थन कर दिया कि बच्चा जैसा करने दो। अब मैंने इधर नरेंद्र जी है और जैसे और कोई लोगों को आप गाइड करो, आपका गाइड करो। तो इसका 3 साल तो कोई ध्यान नहीं रहा इस में कि मैं क्या करूं। ठीक है। फाइनल में IIT में जाते जाते इसका रुझान हो गया, कुछ समझ भी आ गई कि IAS निकल क्या होता है। ठीक बात है। हाँ, सही बात है। तो इसका फिर इधर रुझान हो गया। अब वैसे तो कहने में चौथा प्रयास है इसका, लेकिन आप प्रयास नहीं कर सकते। प्रीलिम्स में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। ठीक बात है। तो इसका IIT में इसका सेमेस्टर सितंबर में हुआ था, 2 महीने बाद प्रीलिम्स, उसमें पास हो गया। बड़ा चंबो हुआ, सोच ही नहीं सकते कि मतलब IAS भी पास करना। ठीक बात है। तो अब मेन का 3 महीने थोड़ी तैयारी हो जाती है। हाँ, सही बात है। मैंने दिया, अब एक इसका अटेम्प्ट हो गया। कोरोना की वजह से वो डिस्टर्बेंस रहा, कोई कोचिंग नहीं ले पाया कुछ। उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में हुआ क्या कि सेशन को टाइम पर डालने के चक्कर में 3-4 महीने परीक्षा पहले करवा ली। तो इसका कहने मतलब टाइम बहुत कम है। अब 2020 का पास आउट सितंबर का, सही बात है, 3.5 साल हो गया। अभी प्रयास 4 मान लो चाहे 3 मान लो। हाँ, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है जी इसमें। देखो तो 2 प्रयास मान दो इसका, ठीक तो टाइमिंग के हिसाब से है ना। ठीक बात है। हिमांशु, आपको बधाई तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। आप तो ये बताओ कि पापा का सपना था कि अपने को IAS करना है, अपना सपना भी IIT में जाते जाते पलने लगा था दिमाग में, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बनना है। और मम्मी पापा ने भी बताया, जितना मैं आपके पढ़ाने वाले टीचर से भी बात मैंने की तो उस पता चला कि भाई IIT के टाइम पर ही आपकी सिंसियरिटी ये थी कि अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छे इंजीनियर बनने के सारे गुण थे। पढ़ाई भी करनी टाइम पर, अपने मस्ती भी करनी है, सारे करते थे। IIT में जाकर के लगा कि IAS करना है क्या, पापा कहते थे, इसलिए धीरे धीरे दिमाग में आया। IIT में जाने के बाद में 3rd ईयर में निर्णय तो लेना होता है कि पूरे जीवन भर आगे क्या करना है। ठीक है। वो निर्णय लेते टाइम पापा क्या सोच रहे हैं वो कभी ध्यान नहीं दिया। ठीक है। कि उस टाइम पे
कई चीजें थी जिनको देखकर निर्णय लिए, जैसे कि एक तो कि जिस समाज से वापस आए हैं उसी को ही कंट्रीब्यूट करने में खुद का क्या रोल हो सकता है, खुद किस हिसाब से कंट्रीब्यूट कर सकता है उसको ध्यान में रखते हुए। और दूसरा ये कि अभी उस टाइम पे ये लगा कि अभी 20 साल के हैं और 60 साल के होंगे तब कौन सी ऐसी चीज है जिसमें हम करें तो सिग्निफिकेंटली चेंज आ सकता है। सही बात है। तो फिर और उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है वो देखा जाए तो काफी ज्यादा, वही जो पहले बोला था कि एडवांस हो ही चुकी है, लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो कहीं ना कहीं पे जो हमारा समाज है, हमारे लोग हैं, उनके लिए वापस कुछ कंट्रीब्यूट करके वापस देने का जो मन से इच्छा हुई, तो फिर उसके कारण धीरे धीरे अच्छा टूल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हो सकती हैं। भाई इंजीनियर के रूप में भी हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पर हमारे हाथ में यदि मान लीजिए शासन प्रशासन हो, व्यवस्था हमारे हाथ में हो तो समाज को देना ज्यादा आसान लगता है। हाँ, हर एक प्रोफेशन का अलग वैल्यू है, अलग तरीके से वो कंट्रीब्यूट करता है। अगर अध्यापक है तो वो उस हिसाब से, अगर कोई बिजनेसमैन है। लेकिन मेरे को लगा कि अगर 20 साल का हूँ और 25-30 साल की उम्र में जो एक्सपोजर जो ये IAS या फिर UPSC प्रोवाइड करता है वो बाकियों के कंपेयर में काफी ज्यादा है। ठीक बात है। तो वो एक्सपोजर गेन करके एक्सपीरियंस के हिसाब से, बाकी चीजों के हिसाब से ये काइंड ऑफ क्विकेस्ट पाथ लगता था, तो फिर इस दिशा में आगे बढ़े। क्विकेस्ट था पर मुश्किल बहुत था, आसान नहीं है, क्योंकि पूरे भारत की यदि सबसे किसी की ड्रीम एग्जाम होती है, बेसिकली 3 मानी जाती है, 3 में से 2 आपने कर ली है। ट्रिपल आई जिनको बोलते हैं, एक IAS है, एक IIT और एक IIM होता है। जी बिल्कुल। तो IIM बाकी बचा, बाकी 2 आपने क्रैक कर लिए। और आपकी कॉलेज बड़ी खूबसूरत है IIT। हम कुछ दिनों पहले IIT दिल्ली थे, हमने वहाँ खूब समय भी बिताया, बहुत अच्छा लगा। तो वो एक जगह भी ऐसी कि वहां से बड़े सपने पलते भी हैं। देश का दिल है, दिल्ली में बैठते हैं सब लोग और जानते हैं कि उसका अपना एक क्या है। जर्नी तो आसान आपकी भी नहीं रही होगी IAS की। पहले तो वो IIT है, वो इकोसिस्टम तो डेफिनेटली प्रोवाइड करता है कि जिस हिसाब के लोग वहाँ पे आते हैं तो वो कुछ कर गुजरने के लिए आते हैं। ऐसा नहीं कि आए हैं घूमे फिरे हैं कॉलेज। देश का सबसे फर्टाइल माइंड होता है वो, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल जी। और ये UPSC की जर्नी की बात की है तो ये जर्नी पूरी उतार चढ़ाव वाली थी। जैसे 11th-12th की बात करें तो वो एकदम स्मूथ पार्ट था, बिल्कुल स्मूथ पार्ट था। हाँ, कि वहां पे पता था कि जो कोचिंग में मैट्रिक्स में करवा रहे हैं वो करते जाओ, लिमिटेड सिलेबस था, तो उस पे पकड़ होने के बाद में वो स्मूथली 2 साल कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कंपटीशन ही सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स में है। ठीक है। तो ऐसा मानो कि एक अलग फील्ड में, अलग चीजों में आपको पकड़ बना के और वहां पे आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट के अंदर आना है। सही बात है। क्योंकि एवरेज तो कहाँ पे भी कोई व्यक्ति सीख ही सकता है, लेकिन आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट, वो भी ऐसी फील्ड जिसके बारे में कोई आइडिया ज्यादा हो नहीं, कि 10वीं क्लास में हिस्ट्री पढ़ा उसके बाद में उसका कहीं नामो निशान नहीं है अगले 7-8 साल में, फिर वहां पे वैसी चीजों में जाके पकड़। तो उसके कारण ये हुआ कि शुरुआत के 1-2 साल में काफी समय लगा। और दूसरा ये है कि सिलेबस इतना ज्यादा है वहां पे कि भटकने के चांसेस काफी रहते हैं, कि हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं, कितनी भी मेहनत करो, लेकिन 2 साल बाद में रियलाइज होता है कि अरे उस तरीके से तो होना ही नहीं था, क्योंकि आप गलत पाथ पे हो। सही बात है। और परीक्षा ऐसी है कि आपको 7 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन पूरा लिखना है। ठीक बात है। कितना भी पढ़ो, अगर आप वो लिख नहीं पाओगे तब तक वो चीज का कोई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू नहीं है। नॉलेज भले ही आपके पास ज्यादा हो, लेकिन एग्जाम में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर 3rd अटेम्प्ट में जब मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो फिर अच्छे से बैठ के वही कि कहाँ गलती हो गई उसके बारे में सोचा और किस हिसाब से इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो फिर एक तो कि काफी बढ़िया लोगों की किस्मत मानो कि उनकी संगति मिली, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, जिन्होंने पहले से ही इस एग्जाम में काफी बढ़िया कर रखा था, अविनाश कुमार और अमित कुमार। तो उनकी गाइडेंस के कारण उन्होंने एक स्टेप बताया कि किस हिसाब से ये जो एग्जाम की डिमांड है वो अच्छे से क्लियर हुई। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट में, 4th अटेम्प्ट में फिर ये इंटरव्यू कॉल आने के बाद में रिजल्ट आ गया। तो साथियों का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। जैसा बहुत बार हमें लगता है कि सफलता हमारी अकेले की है, पर वास्तव में देखा जाए तो
बचपन से लेकर सफलता के बड़े पायदान तक पहुंचने में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, पड़ोसी हैं, माता पिता है, टीचर्स हैं, स्कूल वाले टीचर्स हैं, कोचिंग वाले हैं, तो सब मिला करके इसमें इंजीनियरिंग के दौर का कितना योगदान रहा पढ़ने के अभ्यास का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फाइट करने के कॉन्फिडेंस को लेकर के? क्यों एक बंदा आईआईटी क्रैक करता है तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार आईआईटी कर ली तो ठीक कर ही लेंगे सब, उसका फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। जैसे कि पहले डिसाइड करना था कि कौन सा ऑप्शनल मैं लूं, तो उसी टाइम पे पेपर खोल के देखा, पेपर 1 जो हमारे ऑप्शनल का है जी। तो उसको देखकर लगा कि अरे ये तो 11th-12th में सीखकर पढ़े हैं, वैसी सी चीजें हैं। ठीक है। तो ऐसा था कि पेपर 1 लगभग 70% ऐसा है कि जो पहले पढ़ा हुआ है कवर हो जाए, तो वो देखते ही काफी मोटिवेशन आता है कि नहीं कर लेंगे। ये, हाँ, कि यही वो ऑप्शनल है जहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकता हूँ मैं। ठीक है। और दूसरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैथमेटिक्स के टॉपिक्स की, वो पहले से बिल्ट थी, तो उसका फायदा मार्क्स में बाकी हर एक चीज में हुआ। तो मैथ्स में जब मैट्रिक्स में पढ़ते थे मैथ्स कौन पढ़ाता था? अनिल गोरा सर पढ़ाते थे। बड़े टफ माने जाते हैं थोड़े से। वो देखने वालों के नजरिए के ऊपर है, पढ़ने वालों के लिए काफी नरम दिल इंसान है, और जिनको समझ ना आए उनके लिए काफी कठोर है। भाई होमवर्क मेरे चेक नहीं हुआ तो बोले अपनी उंगली घुमाई और बोले बच्चों को फिर डांटना शुरू। नहीं, उसमें हम बच जाते थे। कई बार ऐसा नहीं है कि हमारा भी होमवर्क कंप्लीट होता था, लेकिन वो था कि हम लोगों का चेक नहीं करते थे, वो चेक करना ही दूसरी लाइन से चालू करते थे, और आप फर्स्ट में तो वो बच जाते थे क्योंकि बच्चे थे उस टाइम पे, तो बच्चे तो रहेंगे, वो अपनी हरकतें करेंगे। मैं मामा जी से कुछ सवाल लूंगा कि ऐसा माना जाता है भाई मामा भांजा का संबंध थोड़ा सा क्लोज माना जाता है, मित्रता का संबंध ज्यादा होता है। तो आज हिमांशु जो है वो बड़ी सफलता लेकर के बैठा है जी। आपका क्या अनुभव है हिमांशु को लेकर? हमारा अनुभव तो ये है कि जो हमारे कलेजा का टुकड़ा है, ठीक बात है, एक लाल है हमारा, ठीक बात है। और शुरू से ये रहा है कि ननियाल में इसका रुझान बहुत अच्छा रहा है। फिर ये नाना जी के क्या है कि जो सामाजिक तौर तरीके हैं, जो समाज को एक साथ लेके चलने वाली स्थितियां हैं, हाँ। तो इस चीज को देख के ये बड़ा इम्प्रेस होता है अच्छा, नाना जी से। और ये जब भी इसको मौका मिलता है तो नाना जी के पास जरूर जाता है। नाना जी खूब खुश हैं? नाना जी तो आसमान भरे। बिल्कुल। बस एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर मेरे से पूछें कि किसको मैं सबसे ज्यादा मानता हूँ, या फिर कि जिनके बिना रह ही नहीं सकते, बचपन से सबसे ज्यादा लगाव है, हाँ। तो वो मेरे नाना जी ही हैं। अरे वाह। कि ऐसा है कि साल के 2 महीने फिक्स थे, जब भी गर्मियां हो नाना जी के पास जाओ, और उनके साथ मिलकर उनसे बात करके अलग ही सुकून मिलता है। और उनकी जो समझ है समाज को लेकर, परिवार को लेकर, वो काफी यूनिक है और काफी बढ़िया तरीके से साथ गांठ लेकर आगे चलने वाले। तो उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। आज भी जाता हूँ तो सबसे ज्यादा उन्हीं से ही सीखने को मिलता है। 2 घंटे उनके पास बैठ जाओ, खूब ज्ञान की प्राप्ति होगी। उनके पास अनुभवों की बहुत पूंजी है। एक कहावत चलती कि एक्सपीरियंस इज द एल्डर ब्रदर ऑफ नॉलेज। ज्ञान का बड़ा भाई होता है अनुभव, और उनके पास जीवन के अनुभव जो हैं वो बहुत गहरे हैं। हमारे साथ नरेंद्र जी भी हैं। सर, आप भी शिक्षक हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके हाथों से पढ़ करके देश सेवा के लिए आगे निकलते हैं। तो यूं तो देखा जाए तो ऑब्वियसली भाई हिमांशु का अनुभव तो एक बड़ा अनुभव यही है, पर आज की जनरेशन में, आज के बच्चों में अपने करियर को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस को क्रिएट करने में आप जैसे शिक्षकों का भी बड़ा योगदान है। आज चूंकि आप हमारे साथ में बैठे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप भी अपना कुछ इसमें अनुभव साझा करें। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो मैं मैट्रिक्स के जो टीम आई हुई उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने, जो हमने सपना सोचा था, बिल्कुल जी सर ने, जो सूरज भाभी जी ने, सबने मिल के उस सपने को साकार करके मैट्रिक्स ने ऑल इंडिया 45 रैंक दी जी। पहली शुरुआत थी, हमने पूरा पूर्ण विश्वास दिलाया, गोरा साहब ने, काका जी ने, सब लोग, जो कोच साहब सब बैठे थे हम लोग, कि आप हम पर विश्वास करिए। वो विश्वास जो रिजल्ट देके जो देखा है उसका काम भी किया लोगों ने जी। आज के जनरेशन के अंदर सर हमारे पास बच्चे 12th करके निकलते हैं, कोई 10th करके बच्चा निकलना चाहता है, उसके लिए सोच समझने के एक तरीका अलग होता है कि मैं किस चीज में फैसला लूंगी। सही बात है। तो वो फैसला नहीं ले पाते उस चीज के लिए। कुछ बच्चों को तो हम ये चाहते हैं कि भाई 11th के साथ साथ आप कोचिंग कर लो। कुछ गार्जियंस की ये रहती है कि भाई हम 11th ढंग से कराए, उसके बाद इसकी तैयारी कराने के लिए जाते हैं बच्चे, तो वो फैसला बच्चे ले नहीं पाते ना, गार्जियंस ले पाते हैं। लेकिन हिमांशु ने जो चीज बताई 11th के साथ में जो चीज थी वो ज्यादा बेटर थी, और इसी चीज के लिए मेरी बेटी भी 10th का एग्जाम दिया, 11th हमारी थी, तो हम सर से कह रहा था कि सर
हिमांशु का सपना जो अपने सोचा था 10 साल पहले वो तो अपने साकार हो गए अपना, क्यों नहीं इसको भी अपन छोटे उस गुड़िया को देखते हैं। तो बोले क्यों नहीं, बोले मैट्रिक्स वाले आज ही आ जाते हैं। नहीं, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं कि मैट्रिक्स में सर हमारे स्कूल से भी काफी बच्चे, 10-15 बच्चे जो यहाँ से हमारे पास आउट हुए या 10th से 12th में गए हैं। जी जी, काफी बच्चों ने अच्छी रैंक दी है सर। करौली से भी था बच्चा, एक बड़े भाग्य सिंह गुजर था जी, उस बच्चे की भी अच्छी रैंक आई थी आपके मैट्रिक्स में। एक सूरजगढ़ से था बच्चा, अतीक कुमार, वो लड़का भी अच्छी रैंक लेके गया था सर आप लोगों से। तो जो हमने जो मैट्रिक्स के अंदर जो बच्चे हमारे स्कूल से पास आउट हुए या 10th के बाद जो गए हैं मैट्रिक्स में, उसका शानदार रिजल्ट दिया है IIT के अंदर सर, और रिजल्ट दोनों का काफी अच्छा निकल रहा है सर। जी जी जी, नहीं ये शुभकामनाएं हैं आप लोगों के, ये आशीर्वाद है कि 2014 में जब हिमांशु का बैच था तो बहुत लिमिटेड बच्चे थे, 200-300 बच्चे, 400 बच्चे के लगभग। हाँ, अभी शुरुआत से उस दिन हम सब भी बैठे थे कोटा जाए मैडम को, अभी को उनको छोड़ा जाए वहाँ पर जी, लेकिन जैसे ही वो सर जो हमारी मुलाकात थी, वो साहब आए थे, डाकर जी थे, साहब थे जी, 500 लोगों की टीम थी सब IIT के हाँ सारे यंग, और हमें बड़ा मिलते ऐसे विश्वास सा हुआ कि यार अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो हिमांशु को ये कहा कि 10th के बाद तो ये था कि बड़ा 2-4 दिन क्लास लेके देखेंगे तो क्या पता सर यही सेटल हो जाए, दूर नहीं जाना पड़ेगा अपने को। जी जी जी, और वो जो रिजल्ट आया 45 रैंक आई थी, उसमें बड़ी खुशी भी हुई थी चीज के। सही बात है, बहुत शानदार रिजल्ट दिया मैट्रिक्स ने चीज के लिए। और वो ये कि देखो जब पहले बैच से 300-400 बच्चे, फिर आज लग रहा था इस चीज का कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कि रैंक कहीं नीचे तो ना आ जाए, 100 की मान रहे थे वो सर लोग तो, लेकिन हमारे सर ने जी से कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि भाई रैंक 10,000 तक आ जाए तो भी हम तो सुनते हैं। तो बच्चे की मेहनत भी थी, कोचिंग की भी मेहनत थी, सबका कोऑपरेशन बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिमांशु, 1-2 सवाल और आपसे लूंगा मैं। बहुत सारे लोगों के लिए अब हिमांशु एक रोल मॉडल की तरह है। अब उनको लगता है कि यदि वो भी कोई तैयारी करें अपने 10th के बाद में या 12th के बाद में, या फिर आगे मान लो आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाएंगे, तो वो आपसे राय भी लेंगे। उनको लगता है भी आप इस पाथ पर चले और वहां पर पहुंचे भी हो, तो आपके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है। तो जो आपके छोटे भाई बहन है, यूथ हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? किस तरह से स्टडी करें, या स्टडी करते समय क्या करें और क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स जो भी हो सकते हैं, उस पे क्या एक कोई पॉइंट बताओ आप। पहला तो ये है कि आज के टाइम पे लोग कैलकुलेटेड स्टडी करते हैं कि मैं ये करूंगा, इसमें यहाँ पे इतने मार्क्स आने चाहिए, यहाँ पे इतने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे, ये तीनों मिलके कुछ ना कुछ बढ़िया चीज आ जाएगी। ठीक है, लेकिन कंपटीशन ऐसा है कि जिसके अंदर कैलकुलेटेड स्टडी का कोई मतलब नहीं है। आखिरी दिन कुछ भी खराब हो सकता है, कुछ भी बेटर हो सकता है। तो जो कैलकुलेशन है एग्जाम से पहले, वो छोड़कर हर एक चीज के अंदर अपना पूरा एफर्ट लगाना। ठीक है, और उसके अलावा डूज एंड डोंट के अंदर अगर 11th-12th की बात की जाए स्पेसिफिकली, तो सोशल मीडिया का उनके जीवन में कुछ स्पेसिफिक रोल नहीं रहता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ज़्यादा बेटर है। टाइम मैनेजमेंट उस चीज़ में कि कितने घंटे मैं क्या कर सकता हूँ वो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बेटर उनके लिए तो वो चीज़ अवॉइड ही की है। क्योंकि ये यूपीएससी वाला थोड़ा वैसा रह गया कि आपको करंट एस्पेक्ट्स ऑफ इश्यूज हैं उनसे अवेयर रहना चाहिए, तो हम लोग नहीं उससे टोटली अलग हो सकते। सही बात, आपको दूर रहना पड़ेगा। हाँ, और उसके अलावा लोगों के अंदर वो जुनून होना चाहिए और रीजनिंग होनी चाहिए कि उनको ये चीज़ क्यों करनी है। क्योंकि अगर उनको ये क्लियर नहीं है कि क्यों करनी है, तो प्रोसेस इतनी लंबी रहती है कोई भी एग्जाम की, 1 साल 2 साल, डिमोटिवेट होकर भटकने के चांसेस रहते हैं। तो वो इंटरनली खुद को स्ट्रोंग होकर कैसी भी सिचुएशन आए उसको फेस करके साथ में आगे बढ़ना। ठीक बात है, तो यही मैं बोलना चाहूँ। चलिए, एक फाइनल कमेंट अपन सरोज जी से मिलेंगे, क्योंकि आप खुद शिक्षिका हैं और चूंकि आपकी माता जी भी हैं, तो इनके पास तो डबल अनुभव है। माँ का अनुभव अलग है, एक शिक्षिका का अनुभव अलग है। तो आप भी कोई बच्चों के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो? बच्चों के लिए मैसेज तो यही है कि बच्चे में अपन जितना हो सके उनको मोटिवेट करें जी। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको ये नहीं कि उनको रटाते जाओ, उनको समझाओ कोई चीज़। सही बात है। और मोटिवेशन है वो देते रहो। मोबाइल है वो इनसे तो एकदम दूर रखना बच्चों। हाँ, स्कूलिंग तक तो दूर ही रहे तो बढ़िया है। हाँ, सीनियर तक कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि सीनियर। हाँ, बच्चे के पास मोबाइल हो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और मटेरियल खूब पढ़ने के लिए मोबाइल की कोई ज़रूरी नहीं है। बच्चों को बस मोटिवेट करते रहो कि कहीं भटक नहीं जाए, बस ये है। और तो क्या। चलिए, आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक वीडियो देखा जिसमें फतेहपुर के पास में छोटा सा गाँव है नांगली, वहाँ से निकल करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए झुंझुनू में आकर के किसान कॉलोनी में वर्तमान में आप निवास कर रहे हैं। बीरबल जी, सरोज जी हैं, उनका
बच्चा है, और मैं तो ये कहूंगा कि ये बच्चा हमारा भी इसलिए बच्चा है कि इसने IIT हमारे पास से करी और आज भी परिवार बिल्कुल वैसे जुड़ा हुआ है जैसे अपना घर हो, और आज इस बच्चे ने बड़ी सफलताएं पाई है। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सफलता के लिए भले ही आप कितने ट्रिक्स लगा लें, पर मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उसके लिए सिंसियरिटी, डिसिप्लिन बहुत रिक्वायर्ड है। इसी सिंसियरिटी और डिसिप्लिन का रीजन है कि एक बच्चे ने 45th रैंक जेईई एडवांस ओबीसी में लेने के बाद आज IAS में भी वो बच्चा सेलेक्ट हो गया, और निश्चित रूप से जहां पर भी जाएगा भविष्य में भी ये बच्चा बहुत कुछ लेगा। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में निकल करके आई कि आज भी अपने नाना जी के पास बैठता है और जीवन के वो अनुभव, वो सूत्र सीखता है जो सूत्र शायद आपको कोई स्कूल, कोई कोचिंग, कोई क्लासेस कभी नहीं सिखा सकती। जीवन के अनुभव लेकर के उनको धरातल पर उतारना, यही एक प्रशासनिक अधिकारी का काम होता है। उसमें हिमांशु को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बीरबल जी, उनके पूरे परिवार, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपेक्षा है कि जिन जिन बच्चों के सपने हैं कि वाकई में हमें बड़ा करना है, अपने मन को थोड़ा दृढ़ करिए, मेहनत करिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। और यदि आपका ऐसा कोई सपना है तो हम तो आपके लिए सदैव तैयार ही हैं, जरूर पधारें। शायद बीरबल जी के मन में कोई उद्गार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं, तो मैं जरूर लेना चाहूंगा। प्लीज सर बताएं। देखो, मैट्रिक्स के प्रति मतलब इतना लगाव हो गया जी। पहले मैट्रिक्स ने IIT में जबरदस्त धमाका किया जी। जबरदस्त है जी। इतिहास रचा जी। उसके बाद मेडिकल में और भी जोरदार किया जी। अब मेरी यही इच्छा है जी। कि मैट्रिक्स से एक IAS केस में हर साल एक तो IAS मैट्रिक्स से बन रहे हैं। देखिए, ये जो शुभकामनाएं हैं, ये जो सारे प्रेम है, ये प्रेम के कारण ही मैट्रिक्स आज जहां है वहां है। और ये हमारे लिए दायित्व भी है बहुत बड़ा, क्योंकि इतना प्रेम करने वाले अभिभावक यदि बैठे हैं तो हम 1 मिनट भी रेस्ट नहीं कर सकते, 1 मिनट भी अपने सिस्टम को कमजोर नहीं पड़ने दे सकते। इसके लिए हम हर दिन हर पल प्रयास करते हैं, और इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि ऐसे बच्चे निकलते हैं जो हमें गौरव प्रदान करते हैं। तो आप सब लोगों को फिर से बधाई देते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगा, और फिर से कहूंगा कि ऐसे बच्चे समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए गौरव होते हैं, क्योंकि औरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।